तो आज हम बात कर रहे हैं, एक चैप्टर लिया है हमने। चैप्टर का नाम है, जो चैप्टर का नाम देख लेते हैं, ऊपर लिखा हुआ है यहाँ पर। उसके बाद हम बात करते हैं चैप्टर के क्वेश्चन है उसके बारे में, आनुवांशिक अभियांत्रिकी के प्रयोग। ठीक है ना। इसके अलावा ऊपर देख लेते हैं क्या लिखा है, कहीं पता पड़े कुछ और लिखा हो, लेकिन क्वेश्चन का नाम तो यही था, पेपर का नाम कहीं दिखा नहीं रहा, नहीं दिख रहा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो पेपर है वो यही है, आनुवांशिक अभियांत्रिकी के प्रयोग। तो इसमें सबसे पहले हम क्वेश्चन करते हैं, पहला क्वेश्चन सुनते हैं और थोड़ा देख करते हैं क्या है इसका आंसर, क्या बनता है। देखिए इसमें आंसर वैसे नीचे दे रखे हैं और सीधी सी बात है, हम इसको क्या नाम है, घटना चक्र कर रहे हैं। और घटना चक्र आपको पता ही होगा कि ये काफ़ी अच्छी किताब है जिसका नाम भी चलता है, और साथ में इसके बारे में बता दें आपको कि ये यूपी में काफ़ी फेमस है। और जहाँ तक कि मध्य प्रदेश में एक एग्ज़ाम होने वाला है वर्ग 1-2 का साइंस का, तो उससे संबंधित क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। लेकिन आपको बता दूं कि लोग कहेंगे कि मैं हम आपसे ही क्यों पढ़ें। भाई मुझसे नहीं पढ़ना है, मैं जो क्वेश्चन करा रहा हूँ वो किसी किसी एग्ज़ाम में आया है, बस सीधी सी बात है। अगर किसी किसी एग्ज़ाम में आया है तो हमारे वर्ग 1-2 में आने की संभावना पूरी सी है। तो इसलिए मैं वही क्वेश्चन कराऊंगा जो कहीं न कहीं किसी किसी एग्ज़ाम में आया है, और फालतू किसी बात को ना करते हुए सीधा आगे बढ़ते हैं। और क्वेश्चन से इम्पोर्टेंट रहेंगे, प्रत्येक क्वेश्चन एग्जाम का आंसर रहेगा। तो पहला क्वेश्चन, डीएनए की निम्नलिखित में से किस विशिष्टता से उसे पीढ़ी दर पीढ़ी आनुवंशिक सूचना संग्रह करने और प्रेषण करने के लिए अद्वितीय रूप में उपयुक्त बनाया जाता है। इसके 4 ऑप्शन हैं, 2 रजकों की पूरकता, द्विकुंडलिनी और प्रति मोड़ क्षारक युग्मों की संख्या और शर्करा फास्फेट बैकबोन। और इसमें पता है कि डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल रहता है, तो इसमें आंसर बेस्ट ये होना चाहिए, ऑप्शन बी। लेकिन फिर भी ऑप्शन देख लेते हैं इसमें क्या दे रखा है, क्योंकि आंसर अभी हमने भी नहीं देखा तो हम कैसे बता सकते हैं इसमें क्या आंसर है। अब आगे चलते हैं, आंसर देखते हैं। आंसर इसमें ए दे रखा है, तो इस ए का मतलब क्या है, टू स्टैंडर्ड पूरकता, मतलब ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, तो इसके बारे में दे रखा है। और क्वेश्चन के आधार पर इसमें आंसर है, तो इसके देख लेते हैं आंसर में क्या दे रखा है। प्रत्येक डीएनए मानव कोशिका के केंद्र में विद्यमान होता है। डीएनए का मुख्य कार्य आनुवंशिक सूचना का संग्रहण करना, उनका प्रेषण करना है। डीएनए की 2 रचका हैं, मतलब डबल स्टैंडर्ड होता है डीएनए। वही हो रहा है कि 2 रचका मतलब क्या होता है कि इसमें जो डीएनए रहता है, आपने देखा होगा कि इसकी इस प्रकार की संरचना होती है, और आगे जाके फिर ऐसे ही चलता रहता है। तो ये बोला है डीएनए की पूर्णता है तो इसकी सक्षम बनाता है। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड हम करते हैं, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, तो इसमें आंसर हो गया एक। सीधा हम क्वेश्चन नंबर एक के बाद में सीधा क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, 2 क्वेश्चन में दे रखा है, जेनेटिक इंजीनियरिंग निम्न में से किसका प्रयोग किया था। जेनेटिक इंजीनियरिंग में वैसे प्लाज्मिड का उपयोग किया जाता है, फिर भी इसमें ऑप्शन देख लेते हैं, शायद ऑप्शन ऊपर देख लिया है, बी था, और प्लाज्मिड का ही उपयोग किया जाता है, क्योंकि जेनेटिक इंजीनियरिंग जो हरगोविंद खुराना थे वैज्ञानिक, उन्होंने इसकी खोज की थी, और इसमें प्लाज्मिड ही उपयोग किया जाता है। ऑप्शन बी मिल पा रहे हमसे। इसमें जो क्वेश्चन देख लेते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग में प्लाज्मिड का प्रयोग किया जाता है एक जीवाणु की सभी सामान्य गतिविधियों का नियंत्रण करने, एकल गुणसूत्र और जीन के छोटे छल्लों पर निर्भर करता है, जिसे प्लाज्मिड कहते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग में एक अलग जीव के गुणसूत्र को प्लाज्मिड में डाला जाता है, यह जीवाणु को नया पदार्थ बनाने की अनुमति प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन, लैंगिक जन्म में आनुवंशिक विवरण कैसे होता है। लैंगिक जन्म में आनुवंशिक विवरण कैसे होता है, क्रोमोसोम के द्वारा, जीन के द्वारा, जीन के मिश्रण के द्वारा। देखो इसमें 4 ऑप्शन लगा लगा आंसर के लगते हैं, लेकिन इसमें देखते हैं आंसर है क्या। एक्चुअल आंसर है डी। ठीक है, इसका आंसर डी है, और इसमें सभी आंसर हैं। इसमें क्रोमोसोम के द्वारा, जीन के द्वारा, जीन के मिश्रण के द्वारा, 4 ऑप्शन है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें दे रखा है, जेनेटिक कोड की विशिष्टताएं। अब जेनेटिक कोड की क्या क्या विशिष्टता होती है देख लेते हैं। यह प्राय सार्वत्रिक होता है, ये 3 न्यूक्लियोटाइड क्षारकों का बना होता है जो 20 अम्लों के संगत होते हैं। ये हमेशा इस प्रकार से बनाता है, AUC इस प्रकार से, तो मतलब ये तो बात सही है, ये 3 क्षारकों का बना होता है, 20 अमीनो अम्ल होते हैं, ये भी बात सही है। ये सार्वत्रिक होता है, थोड़ा इसको देख लेंगे, वैसे हर जगह तो जेनेटिक कोड पाया जाता है, फिर भी और देख लेंगे। यह अतिव्यापक और गैर अस्पष्ट और कॉमा रहित होता है, बिल्कुल कॉमा रहित होता है, और अतिव्यापी नहीं होता है, गैर अस्पष्ट जो देख लेंगे क्या होता है अस्पष्ट के लिए। इनमें एक प्रारंभ एवं एक समापन कोडन होता है, बिल्कुल इसमें एक प्रारंभ भी होता है, एक समापन करने वाला भी होता है।
इसमें देखें कौन कौन से आंसर सही माने इसमें, तो इसका आंसर है डी, मतलब उपरोक्त सभी, मतलब इसमें सभी आंसर सही हैं। क्या क्या है? पहला वाला भी, दूसरा भी, तीसरा भी, चौथा भी। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 5 पे देखते हैं तो उसमें आता है कि पुनर्योग डीएनए प्रौद्योगिकी आनुवंशिक इंजीनियरिंग में जीनों को स्थान होने देता है पौधे की विभिन्न जातियों में, जंतुओं में और सूक्ष्म जीवों के उच्च जीवों में। देखो डीएनए जंतुओं में पाया जाता है और इसके अलावा सूक्ष्म जीवों में डीएनए समान, पौधों में डीएनए मुझे याद नहीं है मिलता है कि नहीं मिलता, लेकिन एक बार देख लेते हैं कि क्या आंसर है इसका। आंसर के हिसाब से चलते हैं तो आंसर डी है। तो इसका मतलब क्या हुआ, सभी जगह डीएनए मिलता है। कहाँ कहाँ मिलता है? पौधों में मिलता है, जंतुओं में मिलता है, सूक्ष्म जीवों में मिलता है। ठीक है ना, तो क्वेश्चन याद रखेंगे और उसे देखते हैं। और इसमें देखो अब इसका स्पष्टीकरण पढ़ लेते हैं। पुनर्योग डीएनए तकनीकों द्वारा किसी जीवाणु के जीन को मक्के के पौधे में स्थान किया जाता है। इस तकनीक द्वारा मतलब जीवाणु जीन के मक्के में स्थान किया जाता है। इस तकनीक द्वारा जीन को पौधे में विभिन्न जातियों सूक्ष्म जीवों के उच्च जीवों में स्थान किया जाता है। चलो इसे स्पष्ट करते हैं। आपने देखा होगा टमाटर में आजकल क्या है ना, एक बीटी ब्रिंजल नाम से बैंगन भी आ रहा है। टमाटर भी इस प्रकार से बनाया गया है। इसमें क्या होता है, एक बैक्टीरिया को उसमें जेनेटिक मॉडिफाइड किया गया है, तो इसलिए क्या डीएनए उसमें भी होता है। इसके अलावा आपने नाम सुना होगा बीटी कॉटन में क्या है, उसमें भी क्या है, एक बैक्टीरिया ट्रांसफ़र किया गया है जिससे कि उसके अंदर कीड़ा ना लगे और उसका बीटी कॉटन का उत्पादन अच्छा हो। तो मतलब पौधों में भी कर सकते हैं। तो उस समय समझ नहीं आया था, लेकिन अब समझ में आ गया पौधों में कैसे कर सकते हैं। पुनर्संयोजित मतलब रिकॉम्बिनेट वेक्टर वैक्सीन से संबंधित हाल के विकास में संदर्भ कदम विचार कीजिए। इन वैक्सीन के विकास से आनुवंशिक इंजीनियरिंग का प्रयोग किया जाता है। जीवाणु और जीवाणुओं के प्रयोग रोह वाहक के रूप में किया जाता है। उपयोग तो कौन सा विकल्प सही है, तो इसमें देखते हैं कौन सा विकल्प सही है। सी, यानी कि एक और दो दोनों ऑप्शन सही है। इसका स्पष्टीकरण भी देखते हैं। स्पष्टीकरण में क्या दे रखा है, रिकॉम्बिनेट मतलब जीन, पुनर्संयोजन वेक्टर के विकास में जेनेटिक इंजीनियरिंग का प्रयोग किया जाता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग में आनुवंशिक सामग्री आरएनए या डीएनए का दोनों का उपयोग किया जाता है। बॉल गार्ड फर्स्ट, बॉल गार्ड सेकेंड प्रौद्योगिकी में किस संदर्भ से है? अब देखो बॉल गार्ड हमने कभी पढ़ा नहीं है, तो देखते हैं इसमें क्या है। इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, फसल में, जैविक में, पादप में और आनुवंशिक में। तो उसमें आंसर देखते हैं। आंसर हिसाब से देखते हैं, आंसर इसका बी, मतलब कह रहा है कि बॉल गार्ड होता है वो आनुवंशिक रूप में रूपांतरित फसली पादपों का विकास है। ठीक है, कोई बात नहीं, चलो इसका आंसर हो गया बी। अब अगला आंसर देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन सुनते हैं, क्वेश्चन नंबर 8वां। तो क्वेश्चन नंबर 8वां निकाल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आ गया। अब जी देखो उसका देखा है, बॉल गार्ड प्रौद्योगिकी में आनुवंशिक संशोधन फसली पौधों को विकसित करने में। बॉल गार्ड प्रौद्योगिकी विनाशकारी बॉलवर्म संक्रमण के खिलाफ कपास की फसल को सुरक्षा प्रदान करती है। बॉल गार्ड पास बीटी कॉटन, देखो बीटी कॉटन की हमने बात की थी, मतलब डीएनए का पता वहाँ भी रहता है। भारत की पहली बायोटेक तकनीकी जिसे 2002 में भारत में व्यवसाय हित मंजूरी प्रदान की गई। बॉल गार्ड 2 तकनीक एक बेहतर डबल जीन तकनीक है। ठीक है, ये भी स्पष्ट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ रहे हैं। नई विज्ञान प्रौद्योगिकी नीति 2003 के उद्देश्य के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कर निम्न कूट की सहायता से बताइए कि निम्न से कौन सा सही है। विद्वान भौतिक एवं बौद्धिक स्रोतों का सर्वाधिक उपयोग है। नवीन परिवर्तनीय प्रौद्योगिकी का विकास, प्राकृतिक संकटों को कम करने, उनसे निपटने हेतु पद्धति और विकास, बौद्धिक संपत्ति का प्रबंध। अब हम अगला इनका आंसर देखते हैं। आंसर क्या है, आंसर इसके डी, मतलब 4 ऑप्शन है। तो इसमें हम ऑप्शन 4 हैं, मतलब कि इसमें क्वेश्चन याद रखें, ये इसका 4 ऑप्शन रहेंगे। इसका स्पष्टीकरण देख लेते हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्राविधिक कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करने और नई पहलों को दिशा देने के लिए मंगलुरु में नवी राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस के दौरान 3 जनवरी 2003 को नई विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नीति की घोषणा की गई। इस नीति में मौजूदा भौतिक और ज्ञान संसाधनों के उचित इस्तेमाल, प्राकृतिक आपदाओं के प्रबंधन और उनसे उबरने के लिए नवप्रवर्तन तकनीकों प्रणालियों के विकास, बौद्धिक संपदा के सृजन और प्रबंधन तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के लाभों और उपयोग के बारे में आम जनता के बीच जागृति पैदा करने की रूपरेखा बनाई गई।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, डॉली सर्वप्रथम क्लोन बनाई गई स्तनी थी। ये बात सही है कि डॉली बनाई गई थी। डॉली पात्रे निषेचन द्वारा उत्पन्न की गई थी। डॉली एक क्लोन के द्वारा बनाई गई थी। पात्रे निषेचन इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वो क्लोन होगा तो अच्छी बात है। और क्लोन देखो, पात्रे लिखा है, यहाँ पर क्लोन लिखा है। अब देखते हैं इसमें क्या आंसर से माना है इसको। ये बात सही है, क्लोन बनाई गई थी। अब देखो इसमें क्या है, सी मतलब ए सही है, आर गलत है। इसका स्पष्टीकरण दे रखा होगा जो दे रखा है, इसको पढ़ते हैं। काफ़ी लंबा है, कोई बात नहीं। डॉली नामक भेड़ में क्लोन का जन्म स्कॉट में स्थित रॉसलिन इंस्टीट्यूट 5 जुलाई 1996 को इयान बिलवुड, कीथ कैंपबेल और उनके सहयोगियों के प्रयास से संभव हुआ। वयस्क कायिक और कोशिकाओं से जन्मा विश्व का पहला क्लोन स्तनधारी जीव का प्रथम क्लोन है। धातव्य है कि 2003 में फेफड़ों की बीमारी के कारण डॉली की मृत्यु हुई। डॉली को पारंपरिक क्लोनिंग तकनीक द्वारा विकसित किया गया था, न कि पात्र निषेचन। पात्र निषेचन क्या होता है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन बांझपन दूर करने की कारगर तकनीक है, यानी कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन बोल सकते हैं, जो कि टेस्ट ट्यूब निषेचन होता है, उसके द्वारा जो बच्चे होते हैं उसको बात कर रहा है पात्र निषेचन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन IVF बोलते हैं, जो टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर रहते हैं उनको। और जो भेड़ बनाई गई थी वो क्लोन के द्वारा बनाई गई थी, तो इसमें इसके बारे में बताया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अब अगला क्वेश्चन है, एक वयस्क दैहिक कोशिका में क्लोन की गई स्तनपायी डॉली भेड़ के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। अब देखो, हमने ऊपर पढ़ लिया है, क्या पढ़ा है कि 2003 में मृत्यु हुई, फेफड़े की बीमारी का निधन हुआ था, डॉली का जन्म 96 में हुआ था, 98 में नहीं, स्कॉटलैंड में हुआ, बिल्कुल सही है। देखो आंसर भी सी है। इसका स्पष्टीकरण ऊपर पढ़ चुके हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखते हैं इसमें, निम्नलिखित में से कौन मनुष्य द्वारा निर्मित आनुवंशिक रूप से अभियांत्रिक प्रथम जीव है। तो अभी जैसा कि हमें पढ़ा कि पहला क्वेश्चन जो डॉली भेड़ थी वो सबसे पहले निर्मित आनुवंशिक रूप से निर्मित डॉली भेड़ थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें दे रखा है कि निम्न में से कौन सा पहला सफल क्लोन जंतु था। तो सबसे पहला सफल क्लोन जंतु हमने पढ़ा था भेड़ थी, जो ऊपर स्पष्टीकरण दे रखा है, इसका साफ स्पष्ट उसी में दे रखा है। अब देखिए, NDRI कन्नाल एक वही जगह है जहाँ पे जानवरों को विकसित किया जाता है क्लोन के द्वारा। के वैज्ञानिकों ने निम्नलिखित में किस जानवर का दूसरा क्लोन भैंस का बना था, जो NDRI बना था। और इसका आंसर भैंस होना चाहिए, भारत में भैंस ही बनी थी सबसे पहले। इसका स्पष्टीकरण देखते हैं आगे चल करके। देखिए यहाँ पे दे रखा है कि 2009 में नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल के वैज्ञानिकों ने फरवरी 2019 में भैंस के पहले क्लोन बछड़े समरूपा को विकसित किया। NDRI के वैज्ञानिकों ने जून 2009 में भैंस के दूसरे क्लोन गरिमा को जन्म कराने में सफलता प्राप्त की थी। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अब देखो इसमें अगला क्वेश्चन, गरिमा सेकंड एक है, तो गरिमा सेकंड एक भैंस का क्लोन था, क्लोन भैंस का, सी पढ़ चुके हैं हम ए। अब देखो इसमें दे रखा है कि करनाल स्थित राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों ने 2010 में भैंस गरिमा सेकंड एक क्लोन विकसित करने में सफलता प्राप्त की थी। जनवरी 2013 में राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान में क्लोन भैंस गरिमा सेकंड ने महिमा नाम का स्वस्थ मादा बच्चे को जन्म दिया था। अब क्वेश्चन नंबर 15 बनता है कि कायिक कोश का न्यूक्लिक अंतरण प्रौद्योगिकी सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्नोलॉजी का अनुप्रयोग। अब देखो इसमें क्या है, क्वेश्चन दे रखा है, 4 आंसर दे रखे हैं। आंसर है जैव डिम्नासी, जैव निम्नकारी का प्लास्टिक का निर्माण करना, जंतुओं का जन्य क्लोनिंग, रोग मुक्त जीवों का उत्पादन। अब इसमें आंसर दे रखा है सी, जंतु जनन की ये क्लोनिंग। तो इसका आंसर सी दे रखा है। अब इसका स्पष्टीकरण देख लेते हैं, इसमें नीचे दे रखा होगा तो स्पष्टीकरण काफ़ी बड़ा दे रखा है, देखते हैं। कायिक कोशिका का अंतरण प्रौद्योगिकी का जंतुओं की प्रजननी प्रतिरूप जननी क्लोनिंग के द्वारा
आनुवंशिक तौर पर अभिन्न जंतुओं के अभिन्न पशुओं के लिए किया जाता है। यह प्रक्रिया एक दाता वयस्क कोशिकाओं से किसी नाभिकीय विहीन अंडे के नाभिक स्थानांतरण करना शामिल होता है। क्वेश्चन नंबर 16, परखनली शिशु के मामले में परखनली शिशु जो होता है वो क्या जो उसमें निषेचन होता है परखनली के अंदर होता है। शिशु का परिवर्धन परखनली के अंदर होता है। परिवर्धन थोड़ा इंग्लिश वर्ड हो हिंदी हो गया, एकदम समझ नहीं आएगा, थोड़ा और देखें स्पष्टीकरण। निषेचन माता के शरीर से बाहर होता है, ये बात सही है। परखनली शिशु हमेशा माता के शरीर से बाहर होता है। और अंड निषेचन परखनली के अंदर परिवर्धन होता है। इसमें एक स्पष्टीकरण देखते हैं और आंसर देखते हैं सी। तो देखो इसमें ये निषेचन परखनली के अंदर होता है परखनली शिशु में, और तो इसमें आंसर इसने माना है कि निषेचन माता शरीर के बाहर होता है, सबसे आंसर बेस्ट माना है। इसका स्पष्टीकरण देखते हैं क्या हो रहा है। जो मादा किन्हीं कारणों से प्राकृतिक गर्भ धारण करने में असमर्थ होती है उनके अंडाणु का कृत्रिम निषेचन कराया जाता है। इससे उत्पन्न शिशु को परखनली शिशु कहते हैं। परखनली शिशु अंतःपात निषेचन विधि के डिम्ब और शुक्राणु को निषेचन है जो प्राकृतिक रूप से स्त्रियों के फैलोपियन नलिकाओं में होता है। माता के शरीर के बाहर पैट्री पात्रों के कृत्रिम रूप में कराया जाता है। फिर उससे बने भ्रूण को 6 से 48 घंटे के भीतर महिला के गर्भ में प्रत्यारोपित करा के संतान प्राप्त की जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 17, किस देश में पहली ट्रांसजीवी दमकता हुआ सूअर उत्पन्न किया गया जो अंदर बाहर सब हरा था? देखते भैया का आंसर इसका ताइवान में दे रखा है कि उसमें एक सूअर पैदा करा गया था, तो वो प्रोटीन के लिए काफ़ी भरपूर था, तो उसके बारे में दे रखा है। इंजॉन नाम है विश्व के प्रथम क्लोन। अब देखें इंजॉन क्या है। इंजॉन ऑप्शन ए है, तो ए क्या है? ऊँट है। अब ये है क्या चीज़, इसको और देख लेते हैं। दुबई स्थित ऊँट प्रजनन केंद्र में दुनिया का पहला मादा क्लोन ऊँट वर्ष 2009 में विकसित की गई थी। इस क्लोन ऊँट का नाम इंजॉर्ज रखा गया था। विश्व का पहला ऊँट अस्पताल किस शहर में है? तो ये बीकानेर में होना चाहिए। आंसर 9 का डी। अच्छा, अस्पताल दुबई में है, भारत में नहीं है। तो 2017 में दुबई में एक अस्पताल खोला गया था, ये उसकी सबसे ऊंचाई पर स्थित है। यह अस्पताल ऊँटों को महंगे और अत्याधुनिक इलाज उत्पन्न करा रहा है। दुबई में ऊँटों को सांस्कृतिक अहम हिस्सा माना जाता है और उन्हें बचाए रखने के लिए ये कदम उठाया गया था। जीव के क्लोन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? इसका आंसर सीधा देखते हैं, उसी में सही रहेगा। इसका आंसर है बी। क्लोन अलैंगिक विधि द्वारा उत्पन्न किया जाता है, मतलब इसमें मादा और पुरुष जो रहते हैं एक दूसरे से मिलते नहीं, उसे अलैंगिक विधि कहते हैं। और उनके अंडाणुओं को लेकर के एक अलग जगह में मतलब जो फर्टिलाइजेशन कराया जाता है। इसमें स्पष्टीकरण देख लेते हैं। स्पष्टीकरण बहुत अच्छे दिखते हैं। मैं जो बोल रहा हूँ थोड़ा अजीब से लग बोलने समझने में। इसमें देखते हैं क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है किसी जीवधारियों से उसके जैसा हूबहू जीवधारी प्राप्त किया जाए तो इसे क्लोन कहा जाता है। ये अलैंगिक विधि द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं जो प्राय मात्र जीव के समरूप होते हैं। क्लोन प्राप्त करने की प्रक्रिया क्लोनिंग कहलाती है। एक समान जुड़वा क्लोन नहीं होते हैं, जबकि एक जीव के 2 क्लोन समान होते हैं। आज में इतना ही करेंगे 20 क्वेश्चन, इसके अलावा बाद में कभी देखेंगे।